गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीताराम सूर्य कुमार इंटर कॉलेज बंदीपुर अम्बेडकर नगर के इस यूट्यूब प्लेटफार्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ठीक है, और आपके सामने आज मैं पुनः एक बार अलंकार को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको अलंकार के विषय में अध्ययन कराया था। ठीक है, और आपको याद होगा तो मैंने आपको अलंकार शब्द का अर्थ, ठीक है, अलंकार शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है और उन शब्दों का क्या अर्थ होता है, ठीक है, और साथ ही साथ अलंकार के कितने भेद हैं, इसकी चर्चा मैंने विस्तार से की थी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं पुराने वीडियो से आपको जोड़ना चाहूँगा और थोड़ा सा आपका बहुत कम समय लेते हुए इसका रिवीजन कराना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, गहना। ठीक है, और अलंकार से हम करते क्या है ना, यानी आभूषण हम की उपयोगिता हमारे जीवन में क्या है, अलंकार किसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर अलंकार की बात करें यानी आभूषण की बात करें तो देखिए, अगर हम छोटे बच्चों की बात लें तो छोटे बच्चों का जो आभूषण होता है, मैं कह सकता हूँ कि वो उनके खिलौने होते हैं, है ना, बच्चों को वो काफ़ी प्रिय होते हैं। ठीक, औरतों के लिए अगर बात की जाए तो औरतों के लिए उनका गहना, ठीक है, जिसको हम आभूषण कह रहे हैं, जो गहना होता है वो उनके लिए प्रिय होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि केवल औरतें ही पहनती हैं, मनुष्य भी आभूषणों को धारण करते हैं। और आभूषण को धारण करने के पीछे का एक ही मात्र उद्देश्य होता है, अपनी शारीरिक सुंदरता को हम बढ़ाते हैं। ठीक, तो अलंकार शब्द दो शब्द से मिलकर के बना हुआ था, मैंने इसकी चर्चा की थी। ठीक, अलम प्लस कार। ठीक है, अलम शब्द का अर्थ होता है सजावट, अलम शब्द का अर्थ हो गया सजावट, और कार शब्द का अर्थ हो गया करने वाला। इस प्रकार से अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया सजावट करने वाला। क्लियर? और हम बात करते हैं इसके भेद की, यानी अलंकार के भेद की बात करें तो हमने आपको बताया था कि अलंकार के तीन भेद हैं। अलंकार के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। नंबर एक, ठीक है, सॉरी, शब्दालंकार। ठीक, नंबर दो अर्थालंकार, और नंबर तीन उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, यहाँ तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, और आज हम आगे प्रारंभ करेंगे अलंकार के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक होगा शब्दालंकार। ठीक है, शब्दालंकार के विषय में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्लियर? आइए देखते हैं अलंकार शब्द के अंतर्गत शब्दालंकार। क्लियर? तो देखिए, हमारा अलंकार में जो पहला टॉपिक होगा वो हम चर्चा करते हैं। नंबर एक, शब्दालंकार। ठीक है, अब देखिए, सामान्य रूप से आप समझिए, ठीक है, कि शब्दालंकार कहते किसे हैं। तो शब्दालंकार जो होता है, ठीक, शब्दालंकार जो है यानी काव्य में, भाई अलंकार की चर्चा कहाँ की जाती है? काव्य में की जाती है ना। और हमने डिफिनेशन में बताया था कि कविता कामनी की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व या उपकरण को, या काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, या काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अब यहाँ टॉपिक हमारा है शब्दालंकार, यानी शब्दालंकार कहाँ होगा? तो आप कह सकते हैं कि काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। क्लियर? काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर होता है शब्दालंकार। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि काव्य में जहाँ पर, ठीक, काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा, काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा, ठीक है, काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न
होता है काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। क्लियर? काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। ठीक, जैसे कहा जाए कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है? तो शब्दों के द्वारा। ठीक है, तो शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया? शब्दालंकार। ठीक है, और शब्दालंकार के अंतर्गत बहुत सारे अलंकार आते हैं, जैसे आप कह सकते हैं इससे। ठीक है, शब्द अलंकार के अंतर्गत। ठीक, जैसे आपका हो गया कौन सा? अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति। ठीक है, अगला विप्सा। इस तरह से पुनरुक्ति, प्रकाश, ये सारे आपके कौन से हो गए? शब्दा अलंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार किसे कहते हैं? कि काव्य में जहाँ पर शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दा अलंकार होता है। ठीक है, और शब्दालंकार में हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा आपका अनुप्रास। इसके विषय में हम यहाँ पे आज देखते हैं। क्लियर? आइए, और आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। शब्दालंकार में हमारा पहला हो जाएगा कौन सा? ठीक, आप कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार। पहला क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। ठीक, देखिए आप बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा तो आज के बाद आपको कभी भी इस प्रकार के अलंकारों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो हमारा है अनुप्रास यमक अलंकार। ठीक है, पहले समझते हैं इसको कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं। ठीक, अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक, यानी जहाँ पर वर्ण की क्या पुनरावृत्ति हो, अर्थात जहाँ पर एक वर्ण, ठीक है, एक वर्ण क्या है? एक ही अक्षर क्या है? एक से अधिक बार आए। जहाँ पर एक वर्ण अर्थात जहाँ पर एक ही अक्षर एक से अधिक बार आए, अर्थात कई बार आए, अर्थात बार बार आए, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात आप शार्ट में कह सकते हैं कि वर्णों की आवृत्ति को ही, किसकी आवृत्ति? आवृत्ति माने आना, दोबारा, रिपीट होना। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होगी, जहाँ पे वर्ण बार बार आएंगे, एक से अधिक बार आएंगे, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसकी डिफिनेशन हम यहाँ से देख रहे हैं, परिभाषा जो है, किसकी परिभाषा आप देख रहे हैं? आप साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, और नहीं लिख पाते हैं साथ में तो वीडियो आप रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लिखिए कि काव्य में जहाँ पर, ठीक है, एक वर्ण एक से अधिक बार अथवा ठीक है, अथवा बार बार आए, अथवा बार बार आए। ठीक, वहाँ पर या उस पंक्ति में बार बार आए। ठीक है, तो वहाँ पर या फिर उस पंक्ति में आप कह सकते हैं। ठीक, तो ऐसे लिख लेते हैं कि वहाँ पर, ठीक है, एक वर्ण एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए तो, ठीक, उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार
उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, देखिए हमने क्या लिखा है, हम जो बच्चे बाद में देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि अलंकार के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो शब्द अलंकार है, और शब्द अलंकार में हमने आज पहला अलंकार लिया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, और हमने इसके विषय में बताया कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, अर्थात एक वर्ण एक से अधिक बार आए या बार बार आए, ठीक है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसी को हम उसकी डिफिनेशन लिखवा रहे हैं कि काव्य में जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए, काव्य में जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए, काव्य में, काव्य की पंक्तियों में, ठीक है, एक वर्ण एक अक्षर क्या हो, एक से अधिक बार आए, कितनी, एक से अधिक बार, रिपीट हो, 2 3 4 5 बार ऐसे हो, एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए, तो उस पंक्ति में, ठीक है, कौन सा अलंकार होगा आप अपने आप पकड़ लीजिएगा कि वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अथवा दूसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं शार्ट में जो अभी हमने आपको बताया, अथवा आप कह सकते हैं कि काव्य में जहां पर, काव्य में जहां पर, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति, काव्य में जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर या उस पंक्ति में, ठीक है, वहां पर अनुप्रास, वहां पर अनुप्रास अलंकार, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, काव्य में जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए तो उस पंक्ति में, ठीक है, अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरी डिफिनेशन हमारी है कि काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, इसी को हमने शार्ट में लिखवा दिया, एक से अधिक बार आना मतलब वर्णों की आवृत्ति होना, तो वर्णों की जहाँ पे आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? आइए इसकी एक दो हम एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, इसी डिफिनेशन के माध्यम से हम एग्जाम्पल में या उदाहरण में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण है, देखिए क्या है उदाहरण, क्या कहते हैं, देखिए, तरनी तनुजा तट, ठीक है, तरनी तनुजा तट, सॉरी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छय। ठीक है, एक पंक्ति हमने आपके सामने लिखा है, उसको आप ध्यान से देखें तो आप क्या पाते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनी तनुजा, तरनी माने सूर्य की, तनुजा माने पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन, अर्थात यमुना नदी। ठीक है, तरनी तनुजा यानी यमुना नदी के तट, तट माने किनारे, तमाल के वृक्ष, ठीक है, तमाल तरुवर, तरुवर माने वृक्ष, तमाल के बहुत सारे वृक्ष क्या है, छाए हुए हैं। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये पंक्ति है कि यमुना नदी के किनारे तमाल वृक्ष के तमाल वृक्ष के, ठीक है, तमाल वृक्ष, ठीक है, छाए हुए हैं। यमुना नदी के किनारे तमाल के बहुत सारे वृक्ष छाया किए हुए हैं या छाए हुए हैं। ठीक, ये तो इसके अर्थों की बात हो गई, लेकिन हम डिफिनेशन किसकी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार की डिफिनेशन यानी परिभाषा। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि काव्य में जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आए अथवा बार बार आए। दूसरी डिफिनेशन में, दूसरी परिभाषा में हमने क्या कहा कि काव्य में जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, जहाँ पे वर्ण बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो आप इसमें देखिए वर्ण तो क्लियर ही होगा, वर्ण शब्द वाक्य, ठीक है, उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे अगर किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इस वाक्य को देखिए और इसमें शब्दों को देखिए और शब्दों में आए हुए
वर्णों पे देखिए कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। तरनी, तरनी में ता, तनुजा ता, तट ता, तमाल में ता, तरुअर में ता। तरनी तनुजा तट तमाल, ठीक है, तरुअर बहुछाय। अर्थात इस पंक्ति में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की इंटर में, ठीक है, एक शीर्षक है यमुना छवि, उसकी पहली ही पंक्ति है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। अर्थात आप देखिए ध्यानपूर्वक तो इस पंक्ति में ता वर्ण की अर्थात एक वर्ण, कौन सा वर्ण, ता वर्ण एक से अधिक बार आया है। अर्थात जहां पर वर्ण कौन सा ता वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब रिपीट हो, अर्थात दोबारा आए, अर्थात बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय अर्थात ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, बार बार हुई है, इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हुआ, ठीक, तो आपका हुआ अनुप्रास अलंकार। ठीक, दूसरी पंक्ति एक बहुत फेमस है, उसको देखते हैं हम, ठीक है। देखिए, चारु चंद की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, ठीक है। इसको भी इरेज कर रहे हैं, आपने संभवतः इसको नोट ही कर लिया होगा। अभी एक डिफिनेशन हम यहाँ नीचे छोड़ देते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा था कि पहली पंक्ति में तावर्ण की आवृत्ति अर्थात तावर्ण एक से अधिक बार आ रहा था, बार बार आ रहा था, इसलिए इसमें, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में देखते हैं कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो इस वाक्य में आए हुए शब्दों में पंक्तियों पर, शब्दों पर या शब्द में आए हुए वर्णों पर आप गौर करें तो चा वर्ण की आवृत्ति देखिए, का वर्ण की आवृत्ति है ना, अर्थात चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, ठीक है। तो इसलिए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, अब तो समझ गए होंगे आप, ठीक, कि जहां पर एक वर्ण यानी एक अक्षर एक से अधिक बार आए, बार बार आए, उनको दोहराया जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसको आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक, कौन सा, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। ये छोटी सी पंक्ति, पतित पावन सीता राम, ठीक। तो बस एक छोटी सी पंक्ति, एक आधी पंक्ति हमने लिया है। देखिए कि रघुपति राघव राजा, तुलसीदास जी की पंक्ति है कि रघुपति राघव राजा राम, बस इतना इस पंक्ति के माध्यम से मैं आपको बस इतना समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, वो अनुप्रास अलंकार जो है वो वर्णों की आवृत्ति के फलस्वरूप आता है। तो रघुपति राघव राजा राम में आप देखेंगे तो रावण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अर्थात बार बार हुई है, इसलिए इन तीनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो वहां पर आप अपनी संदेह कह सकते हैं कि यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो एक लाइन आप और लिख सकते हैं, क्या, इसका हम आपको लिखवाएंगे कि अस्पष्टीकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण आप लिख लेंगे कि उपरोक्त कौन सी है, ऊपर जो पंक्तियां दी गई हैं, उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में, ठीक है, तावर्ण, ठीक, चावर्ण, ठीक, एवं रावण की, ठीक है, रावण की आवृत्ति हुई है, रावण की आवृत्ति
हुई है, इसलिए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा बताइए? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर बच्चों? ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि अभी तक आपने जो पढ़ा है अलंकार के विषय में, अलंकार में शब्द अलंकार और उसमें आपका है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। तो उसके अंतर्गत मैंने अभी तक आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को बताया और 2 और 3 एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने और बताने का प्रयास किया है कि वर्णों की आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। तो आप जो है, आपके पास जो भी बुक्स होंगी उसमें आप पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो आप समझ जाइएगा कि कोई अलंकार हो ना हो, लेकिन एक अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार ही होगा। क्लियर? और आपको एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर काव्य की पंक्ति है, कोई भी पंक्ति है, तो आप निश्चित मानो कि उसमें अनुप्रास होगा ही। क्यों? क्योंकि जो पंक्ति होती है, जो वाक्य होता है, कई शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं, और स्वाभाविक है कि एक वर्ण एक से अधिक बार आएगा, तो अगर वो एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं पुनः आपके समक्ष शब्द अलंकार में यमक अलंकार के लिए को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।